नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित केसरवानी, फाउंडर एंड डायरेक्टर अनुसंधान एकेडमी सिविल लाइंस इलाहाबाद। आप सब लोगों का अनुसंधान एकेडमी में स्वागत करता हूं। अनुसंधान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स एंड फॉलोअर्स, सोशलॉजी विषय में मैं आपको आज बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर चर्चा करूंगा। सोशलॉजी विषय के बेसिक कॉन्सेप्ट्स में कल्चर यानी संस्कृति और संस्कृति से रिलेटेड जो टर्म्स हैं उनकी आज चर्चा करूंगा। तो स्टार्ट कर रहे हैं संस्कृति यानी कल्चर से रिलेटेड टर्म्स की। सबसे पहली बात, संस्कृति क्या होती है। मैं लास्ट वीडियो में आपको बताया था, जब भी कभी हमारे सामने प्रश्न है कि कल्चर क्या है, तो उसका एक लाइन का परिभाषा आप अपने मस्तिष्क में डाल लीजिए कि whatever we have learned till now inherited from our ancestors is our culture। संस्कृति अब तक का सीखा हुआ व्यवहार है, मानव द्वारा अब तक का सीखा हुआ व्यवहार, अर्थात इस प्रकृति में जब मानव आया उस दिन से आज तक जो भी उसने सीखा और अपनी संतति को हस्तांतरित करता आया वो उसकी संस्कृति कहलाएगी। That is a time being cause, समय के साथ साथ इसका विकास हुआ। और आज भी जो हम सीख रहे हैं और धरोहर के रूप में आने वाले संतति को देते चल रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं, ये समग्र रूप से हमारी संस्कृति बोली जाएगी। ध्यान से इसलिए कहूंगा क्योंकि अभी मैं आपसे अगर पूछूं संस्कृति क्या है तो आप कहेंगे रहने का तरीका, लाइफ स्टाइल, हमारे रीति रिवाज, हमारे परंपराएं। तो आप गलत नहीं हैं, पर ये एकांगी विश्लेषण हो जाता है। समग्र विश्लेषण में अब तक का सीखा हुआ व्यवहार, मानव द्वारा अब तक का सीखा हुआ व्यवहार जो उसने पूर्वजों से प्राप्त किया, आने वाले संततियों को हस्तांतरित करते हुए इस प्रक्रिया को गतिमान बनाए रखा है, वो उसकी संस्कृति कहलाएगी। संस्कृति शब्द का जो प्रयोग है अनेक ढंग से हम कर सकते हैं, अतः इसके पीछे अनेक साहित्य, दार्शनिक, ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक, मानव शास्त्र दृष्टिकोण आदि व्याप्त होते हैं। परंतु एक वाक्य में कहा जाए तो संस्कृति मानव द्वारा सीखा हुआ व्यवहार है। अर्थात मनुष्य जब इस सृष्टि में आया तो वो जो ज्ञान प्राप्त करता है उसे अपनी आगामी पीढ़ी से हस्तांतरित कराता हुआ और आगे देता है। अब यहाँ पे संस्कृति के हम पक्षों की बात करें तो इनको दो भागों में हम बांट सकते हैं। संस्कृति को हम मूल रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। अब ये कौन से दो भाग हैं जिनको हम मूल रूप से बांटें? तो पहला आता है भौतिक संस्कृति और दूसरा है अभौतिक संस्कृति। भौतिक और अभौतिक संस्कृति। भौतिक वह जो हम छू सके, जिसे हम देख सकते हैं और जिसका एक मूर्त स्वरूप है। फॉर एग्जाम्पल ये डस्टर आज एक संस्कृति है क्योंकि सीखा है हमने। इससे पहले चौक हुआ करता था जो हमारे पूर्वज इस्तेमाल किया करते थे, ब्लैक बोर्ड। तो इस चौक से हम इस मार्कर की ओर बढ़े, इस चौक से हम इस मार्कर की ओर बढ़े। तो हमने चौक से लिखना सीखा और आज हम मार्कर से लिख रहे हैं। तो ये क्या है? एक ऐसी संस्कृति जिसका एक मूर्त रूप है जो हमारे सामने दिखाई दे रही है, जिसे हमने युगों से परिवर्तित होते हुए देखा है। तो जो दिखे, जिसे छू सकें, जिसका एक मूर्त स्वरूप हो, उसे हम भौतिक संस्कृति कहते हैं। इसके अलावा एक हमारी है अभौतिक संस्कृति, जिसे एहसास किया जाता है। वह हमारे कार्य करने के तरीके में, कार्य प्रणालियों में व्याप्त होता है। जैसे बड़ों का पैर छूना, अपने से बड़ों के सामने सम्मान देना, गुरुजनों को रिस्पेक्ट देना, श्रद्धा सुमन अर्पित करना। ऐसे सब कुछ क्रियाएं हैं जिसमें हम सम्मान प्रकट कर रहे हैं, जिसमें हम भाव प्रकट कर रहे हैं,
ये सब चीजें भी हमने सीखी हैं और अपने पूर्वजों से सीखा, हमने बनाया और आगे हम इसे आने वाले संतति को देते हैं, उन्हें ट्रांसफर भी करते हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अवर लाइफ विच वी कैन नॉट observe, which we cannot touch and which don't have a body but we can live it, यानी जिस पर हम विश्वास करते हैं, रिलाई, एहसास करते हैं। संस्कृति के इस पक्ष को अभौतिक संस्कृति नाम दिया जाता है। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, इन दोनों पक्षों को देखें, भौतिक और अभौतिक संस्कृति। तो अभौतिक संस्कृति को मूल रूप से हम संस्कृति कहते हैं और भौतिक संस्कृति यानी फिजिकल कल्चर को हम एक और नाम से जानते हैं, जिसे हम सभ्यता यानी सिविलाइजेशन कहते हैं, यानी कल्चर। सॉरी, सिविलाइजेशन इज अ पार्ट ऑफ कल्चर। अब सिविलाइजेशन यानी एक प्रकार से भौतिक तत्व, और सिविलाइज्ड वर्ड का प्रयोग हम सिविल सोसाइटी पे करते हैं, यानी नागरिक समाज पे, यानी शहरी समाज पे। इसीलिए शहरों में भौतिक तत्वों की प्रधानता देखने को मिलती है और भौतिक संस्कृति सबसे ज्यादा शहरों में हमें देखने को मिलता है। और इस प्रकार से सभ्यता और संस्कृति दो टर्मिनोलॉजी बनती है, लेकिन संस्कृति का ही एक प्रकार से देखा जाए तो दो अलग अलग नाम हैं। जब हम सभ्यता की बात करते हैं तो भी हम संस्कृति की ही बात करते हैं, बस संस्कृति के भौतिक पक्ष को, फिजिकल एस्पेक्ट को हम सभ्यता यानी सिविलाइजेशन कहते हैं। इस प्रकार से भौतिक अभौतिक संस्कृति, दो संस्कृति हमारे सामने निर्मित होती है। अब संस्कृति के संदर्भ में आगे बात करें तो विचारकों की बात आएगी, और इसमें सबसे पहले बात आएगी तो सोरोकिन। सोरोकिन ने संस्कृति के संदर्भ को तीन अलग अलग प्रकार के संस्कृति में बांटा। उन्होंने संस्कृति के तीन अलग अलग प्रकार बताए। अगर हम सोरोकिन पर चलें तो इन्होंने संस्कृति के एक अंतरिम सिद्धांत की विवेचना की, इंटरिम थ्योरी ऑफ चेंज, बदलाव की भी इंटरिम थ्योरी, और इसने संस्कृति के एक पेंडुलम सिद्धांत प्रस्तुत किया। इन्होंने इन संस्कृतियों को तीन थ्योरी बताई और ये बताया कि संस्कृति एक स्थिति से दूसरी स्थिति की ओर मूव करती है, पहला, दूसरा और तीसरा, और फिर वापस तीसरी स्थिति से दूसरी और पहली स्थिति में गमन करती है। इस प्रकार से संस्कृति का ये क्रम उतार और चढ़ाव के क्रम के साथ सदैव जनरेशन्स में चलता रहता है और युगों में यह परिवर्तन देखा जाता है। इस प्रकार से संस्कृति में यह परिवर्तन नितांत रूप से होता रहता है। इन्होंने तीन अलग अलग स्तरित नाम दिए। पहला इन्होंने कहा विचारात्मक संस्कृति, विचारात्मक संस्कृति। दूसरा स्तर इन्होंने आदर्शात्मक संस्कृति दिया, आदर्शात्मक। और तीसरा ऐन्द्रिय परख या ऐन्द्रियक संस्कृति का, ऐन्द्रियक संस्कृति। अब ध्यान से समझिएगा, विचारात्मक, आदर्शात्मक, ऐन्द्रियक संस्कृति। अब ये तीनों को इनकी विशेषताओं के आधार पर इन्होंने बांटा। इस विचारात्मक संस्कृति में उन्होंने आध्यात्म पर अधिक बल दिया। उनका कहना है, सोरोकिन के अनुसार हम इस संस्कृति के प्रकारों को समझेंगे, ध्यान से समझिएगा बोर्ड पे देखते हुए। क्या कहना है सोरोकिन का? सोरोकिन का कहना है कि संस्कृति के तीन पक्ष हमें देखने को मिलते हैं। पहला पक्ष जो है वो मानव में सबसे पहले उत्पन्न होता है, जिसे हम विचारात्मक संस्कृति कहते हैं। यहां विचार प्रधान, भाव प्रधान समाज होता है।
इमोशनली अटैचमेंट होता है, भावुक होकर क्रियाएं करते हैं और थियोलॉजिकल सोसाइटी देखने को मिलता है। संस्कृति का यह रूप भौतिक मूल्यों की अपेक्षा है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड या मटेरियलिस्टिक वैल्यूज की तुलना में आध्यात्मिक मूल्यों को अधिक महत्व देता है, यानी यहां स्पिरिचुअल थिंक थॉट्स को ज्यादा फैक्ट या ज्यादा बल दिया जाता है। इसका संबंध आत्मा, भावना, ईश्वर से होता है, जहां विवेक, तर्क, इंद्रियों को व्रत नहीं प्रदान किया जाता, यानी विवेक, तर्क और इंद्रियों को महत्व नहीं दिया जाता। यहां पर ईश्वर, यहां पर आत्मा, यहां भावना प्रधान समाज पाया जाता है, जैसे हमारा आदिम समाज, जैसे हमारा धर्म युक्त समाज, प्राचीन समाज। आदिम ना कहे कि हम प्राचीन कहेंगे, क्योंकि आदिम समाज में सोच नहीं थी, सोच का विकास जब हुआ तो हम प्राचीन समाज में, प्राचीन हिंदू समाज कह सकते हैं। ऐसे समाज में भावना प्रधान थी, ऐसे समाज में आत्मा पूजन था, ऐसे समाज में बहुदेव तत्ववाद प्रचलित था, बहुत से ईश्वरों को मानना था, ईश्वर की प्रधानता थी, हर क्रिया के पीछे तर्क ईश्वर का होना दिया जाता था, यानी एवरीथिंग वॉज द एक्ट ऑफ गॉड। किसी का मर जाना ईश्वर की इच्छा, किसी का भला होना, बुरा होना ईश्वर की इच्छा। व्यक्तिगत क्रियाओं की अपेक्षा ईश्वर की इच्छा को प्रबलित किया। भौतिक सुख सुविधाओं से युक्त समाज नहीं था, भौतिकता बिल्कुल नगण्य थी, अतः साधारण जीवन ही श्रेष्ठ था। यहां तर्क और इंद्रिय सुख को महत्व नहीं दिया गया। अब सोरोकिन कहते हैं विचारात्मक संस्कृति कुछ दिन रहती है और समाज में ये धीरे धीरे आदर्शात्मक स्थिति की ओर बढ़ती है। आदर्शात्मक स्थिति को समझने से पहले जरा मैं ऐन्द्रिय परक संस्कृति को वर्णन कर देता हूं और फिर बीच की स्थिति ऑटोमेटिकली आपको आदर्शात्मक स्थिति के रूप में समझ में आ जाएगी। विचारात्मक संस्कृति और ऐन्द्रिय परक संस्कृति जस्ट अपोजिट संस्कृति है। जहां विचार प्रधान है, भावना प्रधान है, यहां तर्क प्रधान है, इंद्रिय सुख प्रधान है। यानी हम तर्क को महत्व देते हैं, इंद्रिय सुख को महत्व देते हैं, विलासिता को महत्व देते हैं। जीवन पर हम यहां पर देखें तो भौतिक तत्वों को ज्यादा प्रबलित होते हुए देखते हैं, भौतिक चेरी की ओर भागता हुआ जीवन होता है। संस्कृति का यह रूप मूर्त स्वरूपों पर अधिक बल देता है। आधुनिकता काफी प्रभावी होती है। मोटर, कार, गाड़ी, एरोप्लेन, बड़े बंगले, बड़ी बड़ी इमारतें, यानी यह आधुनिक समाज बिल्कुल प्रबलित होता है। यहां पर आत्मिक विकास की अपेक्षा ऐन्द्रिय सुख या ऐन्द्रिय तृप्ति महत्वपूर्ण होता है, इंद्रिय सुख ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जस्ट अपोजिट टू विचारात्मक संस्कृति, यहां आत्मा और भावना प्रबलित है, परंतु यहां भावना, इमोशंस बहुत नगण्य हो जाते हैं। यहां परित्याग है तो यहां स्वयं के विकास है, यहां दूसरों के लिए आत्मत्याग है, यहां ऐन्द्रिय विकास करने है। इस प्रकार से व्यक्ति अपने विकास पर ज्यादा केंद्रित होता है और इससे जस्ट अपोजिट एक तरह से देखें तो विज्ञान पूरा प्रभावी होता है, तर्क युक्त समाज होता है। सोरोकिन कहते हैं कि विचारात्मक संस्कृति से व्यक्ति इंद्रिय परक संस्कृति की ओर बढ़ता है, अतः समाज विचारात्मक संस्कृति से मूव करके इंद्रिय परक संस्कृति या इंद्रिय संस्कृति की ओर गमन करता हुआ दिखता है। लेकिन इन दोनों संस्कृति के बीच की एक स्थिति है
यानी आदर्शात्मक संस्कृति कुछ समय के लिए वो इस पड़ाव में गुजरता है जिसमें दोनों की विशेषताएं दिखाई देती हैं. That means this is a common stage of both the two stages. Here we find both the things, physical and non-physical. इसीलिए इसे आदर्श आइडियल स्थिति बोली गई है. यहां पर पूरी तरह से भौतिकता को नकारा भी नहीं जाता और आध्यात्मिकता को त्यागा भी नहीं जाता. भावना पूरी तरीके से प्रबलित भी नहीं होता और तर्क पूरी तरह से स्वीकार भी नहीं करते. देखें तो इस संस्कृति में इंद्रिय और भावना दोनों की बीच के समन्वय की स्थिति होती है. यह संस्कृति भौतिक सुखों आध्यात्मिक चिंतन दोनों के समन्वय की स्थिति होती है. सोरोकिन कहते हैं कि इस स्थिति में पहुंचने के बाद फिर व्यक्ति एक बार को इंद्रिय परक समाज की ओर मूव करना शुरू करता है. यानी ज्यादा देर आदर्शात्मक स्थिति में नहीं रहता. भौतिक सुख सुविधाएं भौतिक चेरी उसे फिर एक बार आधुनिक समाज की ओर ले जाता है और इंद्रिय सुख को प्राप्त करने के लिए वो भौतिकता की ओर भागना शुरू करता है और इस प्रकार से यहां से वापस इंद्रिय तरफ आता है. लेकिन इंटरिम थ्योरी ऑफ द चेंज परिवर्तन की आंतरिक सिद्धांत या पेंडुलम थ्योरी के अंतर्गत वे ये बात कहते हैं कि मानव में विचारों में बदलाव आता है और इंद्रियता से वो वापस भावात्मकता और आध्यात्मिकता की ओर बढ़ना शुरू करता है और इसलिए वापस एक बार इस स्थिति में लौटता है और आदर्शात्मक स्थिति में लौटने के बाद वो वैचारिक संस्कृति की ओर मूव कर जाता है. इस प्रकार देखें तो आदर्शात्मक संस्कृति में 2 बार और विचारात्मक और इंद्रिय संस्कृति में एक बार, यानी इस पूरी ट्रैवल हिस्ट्री में संस्कृति 2 बार आदर्शात्मक स्थिति से गुजरती है. अब यहां उदाहरण के रूप में देखें तो प्राचीन भारतीय समाज विचारात्मक संस्कृति की ओर था. आधुनिक भारतीय समाज आदर्शात्मक संस्कृति में है. लेकिन अगर हम यूरोपियन समाज और आधुनिक अमेरिकन समाज की ओर जाएं तो वह इंद्रिय प्रधान इंद्रिय यानी कि भौतिकता सुख सुविधाएं मेटेरियलिज्म वर्ल्ड की ओर जा रहा है. लेकिन ये देखा जा रहा है कि मेटेरियलिस्टिक जीवन को छोड़कर वो वापस अध्यात्म योगा जैसे तत्वों की ओर प्रचलित हो रहे हैं और इस्कॉन जैसे तत्वों से पता चलता है कि रशिया और यूरोपियन कंट्रीज भी अब धर्म की ओर प्रभावित होते हैं और इस प्रकार से वो वापस इस स्थिति की ओर गमित कर रहे हैं. और इस प्रकार देश और दुनिया में हर क्षेत्र में हमें इस प्रकार की संस्कृति का आवागमन इंटरिम चेंज देखने को मिलता है. सोरोकिन ने इसी सिद्धांत को इंटरिम थ्योरी ऑफ चेंज के अंतर्गत व्याख्या की. यहां पर एक ऑगमन और निमकॉफ के सांस्कृतिक पिछड़ापन की अवधारणा का भी व्याख्या हम करेंगे. सांस्कृतिक पिछड़ापन या कल्चरल लैग की बात करते हैं. ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका. अब दूसरे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं. संस्कृति से जुड़ी हुई कुछ और अवधारणाएं उनकी चर्चा करते हैं. मेरी ऐसी इच्छा है कि आपको हर कॉन्सेप्ट को मैं बहुत बेहतर रूप से क्लियर कर दूं क्योंकि एग्जामिनेशन में एक कॉन्सेप्ट पर बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं और कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो कोई एग्जामिनेशन नहीं रोका जा सकता. चाहे पीजीटी हो चाहे नेट की परीक्षा हो या हायर की परीक्षा हो, हर परीक्षा में ऑप्शनल टेस्ट आता है. सोशियोलॉजी में अधिकतर मेंस को छोड़ दिया जाए, खैर मेंस में भी अब बदलाव हो रहा है. और इन तीनों प्रकार की परीक्षाओं में हमने देखा है कॉन्सेप्ट के बगैर एग्जामिनेशन पास नहीं किया जा सकता. तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग इज वेरी नेसेसरी फॉर यू. सो नाउ चलते हैं कॉन्सेप्ट्स पर. तो कल्चर के कुछ कॉन्सेप्ट में एक कल्चर की बात करते हैं. चूंकि मैंने भी कहा कल्चरल लैग, तो चलिए कल्चरल लैग पे बात करते हैं. कल्चरल लैग हिंदी में कहा जाए तो सांस्कृतिक पिछड़ापन.
सांस्कृतिक विलंबना, दो नामों से कह सकते हैं। इस अवधारणा को सर्वप्रथम प्रयोग विलियम ऑगबर्न ने किया। ध्यान रखिए, विलियम वाइजर अलग है, विलियम ऑगबर्न अलग है। कई बार ऑगबर्न निमकॉफ भी संयुक्त रूप से दे देता है, लेकिन ऑगबर्न ने इसे दिया और निमकॉफ ने सपोर्ट किया, उनके मित्र हैं। पुस्तक साथ में लिखी कई एक, इसलिए ऑगबर्न निमकॉफ कई जगह आपको ऑप्शन में दिखते मिलता है, लेकिन मूल रूप से अवधारणा ऑगबर्न की है। कब दिया? 1922 में। यानी तो एक बातें, पहली बात ऑगबर्न ने इस अवधारणा को दिया, दूसरी बात कब दिया? 1922 में दिया। एक चीज और, अपनी किस पुस्तक में दिया? सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन। अब चूंकि उन्होंने इस पुस्तक को इंग्लिश में लिखा था, इसलिए आप ये ध्यान रखिएगा, सामाजिक परिवर्तन ना करके आप सोशल चेंज ही लिखिए। सोशल चेंज वो बेहतर रहेगा, क्योंकि ऑप्शंस ऐसे आते हैं वो इंग्लिश में टर्मिनोलॉजी। अभी मैंने देखा नेट के पेपर में 2019 के दिसंबर के पेपर में क्वेश्चंस आए थे बुक्स मैचिंग का, एक भी बुक हिंदी में ट्रांसलेट नहीं थी। क्या फायदा है हिंदी में ट्रांसलेशन, आप याद करते हैं, इंग्लिश में, हिंदी के वर्जन में भी इंग्लिश में उसी को लिख दिया गया था। तो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मॉडर्निटी है, तो वो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मॉडर्निटी हिंदी में भी लिखा रहेगा। तो क्या फायदा? बेहतर है कि आप इंग्लिश टर्मिनोलॉजी से याद करें, क्योंकि एग्जामिनेशन भी तो पास करना है। हिंदी अपनी जगह अच्छी बात है, परंतु एग्जामिनेशन पास करने के लिए कॉन्सेप्ट और जो टर्मिनोलॉजीज हैं उनको आप इंग्लिश में जरूर लर्न करें। ऑगबर्न ने संस्कृति के दो पक्षों की चर्चा करी, यथा भौतिक और भौतिक संस्कृति, तो संस्कृति बताया, वही भौतिक अभौतिक संस्कृति जिसकी चर्चा भी मैंने आपको संस्कृति के विश्लेषण में किया। ऑगबर्न के अनुसार संस्कृति के इन दोनों पक्षों में समान गति में से परिवर्तन नहीं होता, यानी कहने का मतलब है कि एक पक्ष में अधिक तीव्र गति से परिवर्तन होता है। इनके दो, यहां पे ये बात नोटिस कर लीजिए, दो प्रकार की संस्कृति, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। कुछ चीजें हैं जो आपको एक टर्मिनोलॉजी से मिल रही है। ऑगबर्न ने दिया, विलियम ऑगबर्न कह सकते हैं, 1922 में दिया, सामाजिक परिवर्तन सोशल चेंज अपनी पुस्तक में दिया। भौतिक अभौतिक संस्कृति में बराबर से परिवर्तन नहीं होता। यह कहा कि संस्कृति के इन दोनों पक्षों में समान गति से परिवर्तन नहीं होता। संस्कृति के भौतिक पक्ष अर्थात सभ्यता, आप ध्यान रखिएगा, ये भौतिक पक्ष जिसको मैंने अभी आपको पढ़ाया था, सभ्यता कहते हैं इसे। इन्होंने स्पष्ट कहा कि ये जो सभ्यता है ये तीव्र गति से बढ़ती है। इस भौतिक पक्ष अर्थात सभ्यता में अभौतिक पक्ष अर्थात मूल्यों, विश्वासों, आदतों, परंपराओं आदियों की अपेक्षा तीव्र गति से परिवर्तन होता है। भाई भौतिक सुविधाओं में बड़ी तीव्र गति से बदलाव होता है, जैसे कपड़े, ड्रेस, चीजों में बड़ी तीव्र गति से बदलाव होगा। कार में, मॉडल्स में, बाइक के मॉडल्स में बड़ी तीव्र गति से बदलाव होगा। मैं आपको इन मार्कर और सिंपल व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं। अब टच स्क्रीन बोर्ड आ गए, नए स्मार्ट पैनल क्लासेस आ गए। क्या है, भौतिक संस्कृति में बदलाव हो रहा है और एक ही जनरेशन में काफी तीव्र गति से हो रहा है। लेकिन क्या मूल्य बदल रहे हैं? क्या विश्वास बदल रहे हैं? बड़ों का पैर छूना, गुरुजनों का सम्मान करना, ऐसे आदर्श वो आज भी हैं, वो स्थिर हैं और ये गतिकी है, यानी ये डायनेमिक्स है। ये स्टैटिक है, ये डायनेमिक है। ये देखा जा रहा है कि इसमें बदलाव बड़ी मंद गति से हो रहा है, थोड़ा थोड़ा सा बदलाव हो रहा है कि हाँ, गुरुओं के प्रति जो सम्मान पहले हुआ करता था वो कमजोर होता हुआ जरूर दिख रहा है। हाँ, ये भी देखा जा रहा है कि जो टीचर्स का स्टूडेंट्स के प्रति डिवोशन था वो भी थोड़ा कमजोर होता हुआ दिख रहा है। लेकिन ये नहीं कह सकते खत्म हो गया है या बिल्कुल नगण्य हो गया है। लेकिन जिस गति से ये कम हो रहा है भौतिक या सभ्यता में, वो काफी तीव्र गति से बदलाव हो रहा है। परिणामतः परिवर्तन के इस दौर में संस्कृति का अभौतिक पक्ष भौतिक पक्ष पिछड़ जाता है, यानी जितनी तेज इसमें बदलाव हो रहा है इसमें नहीं होता है।
इन दोनों संस्कृतियों के बीच उत्पन्न इस पिछड़न की स्थिति को ही ऑकबर्न ने सांस्कृतिक विलंबना या सांस्कृतिक पिछड़न की अवधारणा का नाम दिया। तो ये था ऑकबर्न का कल्चरल लैग का सिद्धांत, सांस्कृतिक पिछड़ापन का सिद्धांत। चलिए अब दूसरे एक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, दैट इज सांस्कृतिक निर्धारणवाद, कल्चरल डिटरमिनिज्म। हिंदी में कहेंगे सांस्कृतिक निर्धारणवाद। देखिए, इससे पूर्व आपने सांस्कृतिक निर्धारणवाद, ये निर्धारणवाद शब्द जो है वो कार्ल मार्क्स के ऐतिहासिक निर्धारणवाद या आर्थिक निर्धारणवाद में सुना। ना सुना तो मैं आपको बता देता हूं। निर्धारणवाद का मतलब होता है निर्धारण करता है, वाद यानी विचारधारा, और ऐसी विचारधारा जो निर्धारित करती है, डिटर्मिनिज्म करती है, जो संचालित करती है, जो प्रमुख होती है, जो श्रेष्ठ होती है, जो सुप्रीमेसी करता है। तो इस प्रकार से आर्थिक निर्धारणवाद जो कि मार्क्स का सिद्धांत है, जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था ही सुप्रीम है और अर्थव्यवस्था सबसे ऊपर है और सुप्रीमेसी करता है, सब कुछ वही निर्धारण करता है। ये था मार्क्स का आर्थिक निर्धारणवाद। ठीक उसी से जुड़ा हुआ यहां पर देखें, सांस्कृतिक निर्धारणवाद की कॉन्सेप्ट को समझना होगा। यहां पर संस्कृति ही निर्धारण करता है, एक ऐसी अवधारणा जिसके अनुसार यह माना जाता है कि सभी सामाजिक घटनाएं संस्कृति की उपज है, यानी कुछ भी हो रहा है, कोई भी बदलाव हो रहा है तो संस्कृति में चेंजेस है। इस दृष्टिकोण से देखें तो हम आधुनिकता और परंपरा में बदलाव होते हुए जरूर देख रहे हैं, लेकिन क्या है आधुनिकता? नई परंपराएं, यानी नई संस्कृतियां, नई संस्कृतियां जो कि पूर्व की संस्कृतियों का स्थान ले रही हैं, वही आधुनिकता है। कई विचारकों ने इस बात को स्पष्ट किया, इस बात को ही अपने आधुनिकता के कॉन्सेप्ट में रखा। खैर, बहरहाल उस कॉन्सेप्ट से बाहर निकले, यहां पर मुख्य बात करें तो एक प्रकार से देखा जाए तो संस्कृति ही सब कुछ करता है, संस्कृति ही समाज में बदलाव लाता है। यह दृष्टिकोण इस बात पर बल देता है कि मानव का व्यक्तित्व तथा व्यवहार दोनों ही मुख्यतः सांस्कृतिक कारकों से निर्धारित होता है। सांस्कृतिक निर्धारणवादी संस्कृति की सत्ता को व्यक्तियों से स्वतंत्र मानने लगते हैं। प्रसिद्ध, यानी इस बात को समझिएगा, संस्कृति मनुष्य से श्रेष्ठ है, संस्कृति मनुष्य से ऊपर है। क्यों? क्योंकि संस्कृति ही मनुष्य को संचालित करती है, समाज को गवर्न करती है। प्रसिद्ध मानव शास्त्री E.B. टायलर के विचार अनुसार एक व्यक्ति संस्कृति को समाज के एक सदस्य के रूप से ग्रहण करता है, किंतु संस्कृति निर्धारणवादी विचारक टायलर बहुत प्रसिद्ध रहे, इनका थॉट्स संस्कृति के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। टायलर द्वारा प्रतिपादित संस्कृति के सामाजिक रचना संबंधी इस सिद्धांत को नहीं स्वीकारते, उनका बड़ा विरोध करते हैं कि संस्कृति ही सब कुछ है, सही नहीं। उनके मतानुसार संस्कृति अन्य सभी वस्तुओं की रचयिता है, किंतु उनकी स्वयं की रचना, विकास और संचालन के लिए नियम हैं, अपने नियम हैं। मानव शरीर शास्त्र, मानव मनोविज्ञान और मानव समाज, ये तीनों ही संस्कृति की वास्तविकता की व्याख्या करने में असमर्थ है। इस दृष्टिकोण को A.L. क्रोबर ने पराजैविक कहा है। अब यहां पर समझिएगा, टायलर ने तो संस्कृति को एक प्रकार से निर्धारणवादी सिद्धांत का सपोर्ट किया, फुल टू सपोर्ट किया, इसी से रिलेटेड। अब यहां समझिएगा, कल्चरल डिटरमिनिज्म पर
पहले जो समाजशास्त्री हैं वो टायलर हैं, यानी टायलर इसको प्रबलित रूप से सपोर्ट करते हैं। ई बी टायलर ध्यान रखिएगा। दूसरे जो समाजशास्त्री हैं जिनको यहां पे विशेष रूप से माना जाएगा वो है क्रोबर, शॉर्ट में लिख रहा हूं क्रोबर। तो क्रोबर दूसरे समाजशास्त्री हैं और टायलर पहले समाजशास्त्री। तो क्रोबर और टायलर दो प्रमुख यहां पर समाजशास्त्री का योगदान हो जाता है, एक क्रोबर का एक टायलर का। अब क्रोबर ने क्या कहा, अगर हम इस दृष्टिकोण से देखें तो क्रोबर ने क्या कहा, तो क्रोबर ने यहां पर कहा कि पराजैविक संस्कृति को क्या कहा, पराजैविक यानी कि सुपर ऑर्गेनिक है। अब ऑर्गेनिक क्या है, मानव जैसे हम और आप, हमसे भी श्रेष्ठ है। संस्कृति क्या है, हमसे भी श्रेष्ठ है, हमसे भी सुप्रीम है, हमसे भी सुपीरियर है। जैसे गॉड हमसे सुपीरियर है, वैसे इन्होंने इसे संस्कृति को मानव से भी श्रेष्ठ, इसीलिए इसे पराजैविक ध्यान रखिएगा। क्रोबर ने पराजैविक शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि संस्कृति क्या है, पराजैविक है, मानव से भी श्रेष्ठ है, मानव से भी श्रेष्ठ है। वस्तुतः यह दृष्टिकोण पराजैविक ही नहीं बल्कि उन्होंने कहा परामानसिक और परासामाजिक भी है। अब यहां तो वर्ड मिलते हैं परामानसिक और परासामाजिक। तो दो शब्द कौन से हैं, परामानसिक और परासामाजिक। तो दो चीजों के बाद परामानसिक और परासामाजिक। अब परामानसिक का मतलब क्या है, मस्तिष्क से परे, मस्तिष्क से भी श्रेष्ठ, क्योंकि मस्तिष्क को ये गवर्न कर रहा है। कौन, संस्कृति, कल्चर हमारे मस्तिष्क को गवर्न करता है। यानी जो वर्तमान कल्चर होता है हमारा मस्तिष्क वैसे ही सोचता है। परामानसिक और परासामाजिक यानी समाज से भी बड़ा हो जाता है। अब समाज तो बड़ा है पर समाज से भी ये बड़ा हो जाता है, समाज से भी ज्यादा सुप्रीम हो जाता है। वस्तुतः यह दृष्टिकोण पराजैविक ही नहीं, परामानसिक और परासामाजिक तीन दृष्टिकोण जाता है। आजकल लेस्ली वाइट को सांस्कृतिक निर्धारणवाद का प्रमुख विचारक माना जा रहा है, लेकिन वर्तमान में देखें तो जो तीसरा नाम इसके साथ जुड़ता है वो लेस्ली वाइट, क्योंकि लेस्ली वाइट ने और भी बहुत कुछ नए लेस्ली वाइट तो यहां पे हमने टायलर, क्रोबर और लेस्ली वाइट तीन लोगों की अवधारणाओं को इन डेप्थ में समझा, तीन लोगों की विचारधारा। कल्चरल डिटर्मिनिस्टिंग को अगर हम देखें तो टायलर ने इसकी बात सबसे प्रथम की, क्रोबर ने इसे पराजैविक, परासामाजिक और परामानसिक तीन शब्दों को जोड़ करके कल्चरल डिटर्मिनिस्टिक को और प्रबलित किया, और वर्तमान में लेस्ली वाइट जो है वो इसके प्रमुख समर्थक हैं और काफी विकास कर रहे हैं, प्रमुख विचारक के रूप में आते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न आएगा आपके मन में कि क्या साहब किसे इसका मुख्य रूप से प्रतिपादक कहा जाए, तो ये मुख्य रूप से न टायलर, न क्रोबर, न लेस्ली वाइट। तो फिर क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन फिर ऐसा नहीं आएगा, क्वेश्चन फिर आएगा कि भाई सांस्कृतिक निर्धारणवाद से कौन सा विचारक नहीं जुड़ा है, या किस विचारक को सांस्कृतिक निर्धारणवाद के साथ जोड़ के देखा जा सकता है। तो यहां पर आपके सामने टायलर, क्रोबर, लेस्ली वाइट तीन ऑप्शन रहेगा, चौथा कोई और ऑप्शन होगा, वो आंसर होगा नहीं के लिए। और अगर किसी को होने का होगा तो इनमें से एक नाम होगा, बाकी तीन ऑड नेम होंगे। तो ये मैंने अभी आपको जो बताया संस्कृति के ऊपर दो प्रमुख कॉन्सेप्ट, दैट इज कल्चरल लैग क्या है और कल्चरल डिटर्मिनिज्म क्या है, ये दो प्रमुख कॉन्सेप्ट के विषय में अभी मैंने आपके साथ चर्चा किया, और कल्चर यानी संस्कृति क्या होती है इसको इन डेप्थ में समझाया। आशा है आपको मेरा आज का ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। मैं जल्दी बहुत से नए वीडियोस और नए चीजें अपलोड करूंगा। फिर मिलूंगा आपसे। संस्कृति पे अभी बहुत सी चर्चा बाकी है, अगले वीडियो में मैं आ रहा हूं और संस्कृति पे और भी वीडियोस आपको दे रहा हूं। तो तब तक के लिए आपसे धन्यवाद और हृदय की गहराइयों से नमस्कार।